वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के वीडियो के अंदर काफी गंभीर बातें होने वाली हैं। ये बातें पंजाब को लेकर, सिखों को लेकर और भारत को लेकर होने वाली है। पिछले दिनों के अंदर हमने एक वीडियो डाला था जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि साल 1947 से लेकर साल 2025 तक सिखों के साथ किस प्रकार का व्यवहार इस देश के अंदर होता रहा है। लेकिन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको वो बातें नहीं बताऊंगा। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा किस प्रकार से आज भी जब भारत के अंदर संविधान लागू है, संविधान लागू होते हुए भी सिखों को किस प्रकार से इनको पेश किया जाता है। कैसे राजस्थान के अंदर एक अमृतधारी सिख लड़की एग्जाम देने के लिए गई थी, अमृतधारी सिख लड़की को एग्जाम देने से रोक दिया गया। अब इसके बाद राजस्थान के अंदर जितनी भी सिख जथेबंदियां हैं, सिख परिवार है, वो इकट्ठे होकर किसी प्रकार से जिनको कभी ना कभी रोका गया था स्कूल के अंदर चाहे कॉलेज के अंदर, वो सारे के सारे जयपुर के लिए रवाना होते हैं। पुलिस को पता चलता है कि जयपुर के लिए सिख आ रहे हैं, यहां पर आकर प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि सिख बच्ची को पेपर देने से रोका गया क्योंकि उसने कड़ा और कृपान पहनी हुई थी। पर संविधान के अंदर तो ये चीजों का हक मिला हुआ है, सिखों को सिख कृपान और कड़ा पहनकर जा सकते हैं। सिखों को संविधान के अंदर ये हक मिला हुआ है कि सिख कड़ा और कृपान पहनकर जा सकते हैं और हमने सिख बच्ची को रोका है, इसलिए ये सिख यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं और इंसाफ की मांग करेंगे। चलो, इसके बीच में पुलिस रास्ते के बीच में जाती है। जितने भी सिख परिवार, सिख व्यक्ति, सिख संगठन जयपुर जा रहे होते हैं, इनको रास्ते में ही रोक दिया जाता है। कहा कि तुम जयपुर नहीं जा सकते। शाम तक मामला चलता है, वहीं पर सिख मोर्चा लगा देते हैं। तो इसके बाद मोर्चे वाले सिख अगले दिन जयपुर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जयपुर के साथ अधिकारियों के साथ, डीसी के साथ, सबके साथ इनकी मुलाकात होती है। तो इसके बाद जो दुष्ट अधिकारी था जिसने सिख लड़की को एग्जाम देने से रोका था, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लड़की को 1 हफ्ते के बाद एग्जाम देने के लिए कह दिया जाता है कि बच्ची फिर से 1 हफ्ते के बाद एग्जाम दे सकती है। ये जितने भी सिख जयपुर के अंदर इंसाफ मांगने के लिए गए होते हैं, अपने घर को रात को अपने घर में वापस आ जाते हैं। अगली सुबह 31 जुलाई की सुबह क्या होता है कि 31 जुलाई की सुबह राजस्थान पुलिस उन सारे सिख परिवारों के ऊपर छापेमारी करना शुरू कर देती है। छापेमारी किस बिहाव के ऊपर होती है? क्या ये लोग राजस्थान के अंदर इंसाफ मांग रहे थे? क्या इन्होंने संविधान के अंदर इनको जो हक मिला है उसके बारे में पुलिस से पूछ लिया था, या इन्होंने गलत लोगों के खिलाफ, दुष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करवा दी थी, इसलिए इनके ऊपर छापेमारी हो रही है? यह है पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अब सभी लोग दूसरा किस्सा जानते होंगे। हिसार के अंदर भी ऐसा ही हुआ। हिसार के अंदर अमृतधारी सिख नौजवान को कड़ा पहनकर पेपर देने से रोक दिया। इसी बच्चे ने उसी समय हिसार के जो गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान रहे होंगे, पहले या पुराने वाले या नए वाले, इन सबको इन्होंने एक ही साथ वहां पर बुला लिया। सिखों ने प्रोटेस्ट किया और इसके बाद अधिकारी ने फिर लड़के को कड़ा पहनकर एग्जाम देने के लिए जाने दिया। ये है हमारे, मैं आज की बातें कर रहा हूं। इससे 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर सरदार लड़के को दिल्ली के अंदर पीटा गया। इस लड़के का कसूर पता क्या था? ये सड़क के ऊपर खड़ा होकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा था। लोगों को कह रहा था कि भाई आपकी जो साइड है उसी साइड चलिए, रॉन्ग साइड मत आइए। रॉन्ग साइड आने वाली भीड़ ने साइड में गाड़ियां खड़ी करके, रॉन्ग साइड में ही गाड़ियां खड़ी करके उस सरदार बंदे को पीट दिया। 3 दिनों तक किसी भी व्यक्ति के ऊपर FIR तक रजिस्टर नहीं हुई और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी यहां पर जांच करने के लिए नहीं आए कि आखिर ये क्या मामला चल रहा है। इसको भी पीछे छोड़ देते, छोड़ दो। आप पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर क्या है कि भाई अमृतपाल सिंह खालसा की एक उदाहरण है। अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर NSA लगाकर उसको डिब्रूगढ़ की जेल के अंदर भेज, मान लिया वो गलत एक्टिविटी कर रहा है, हम मान लेते हैं कि उसने गलत एक्टिविटी की, आपने उसके ऊपर NSA लगा दिया, लेकिन आपने आज तक फिर कोर्ट के अंदर साबित क्यों नहीं किया? आज की तारीख के अंदर 3 साल हो चले हैं, पंजाब सरकार ना पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह खालसा के खिलाफ NSA नहीं साबित कर पाई। तो ये क्या यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा? अब इसके बाद दूसरा उदाहरण देखो कि अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर नशा करने के आरोप लगाए जाते हैं। ये अमृतपाल सिंह खालसा अफीम खाता है, जेल के अंदर नशे के टीके लगाता है और ये इल्जाम जो है प्रधानमंत्री बाजे के उसके साथी के द्वारा दिलवाया जाता है। क्यों दिलवाया जाता है? पंजाब पुलिस के द्वारा प्रधानमंत्री बाजे को पीटा जाता है। प्रधानमंत्री बाजे के और इनके साथ 8 और इनके साथी हैं जो अमृतपाल सिंह खालसा के साथी थे, जो आसाम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद थे NSA के अधीन। इनमें से 10 में से 9 लोगों को पंजाब वापस लाया गया कोर्ट के अंदर। तो वहां पर यह मामला सामने आया जहां पर प्रधानमंत्री बाजे के ने मीडिया के सामने यह कह दिया कि पंजाब पुलिस ने हमसे पीट कर, जबरदस्ती हमको भूखा प्यासा रखकर, पीट कर हमसे हजारों कागजों के ऊपर साइन करवा लिए और हमसे अमृतपाल सिंह खालसा के खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवाकर झूठा बयान दिलवाया गया।
अब सोचो पंजाब पुलिस किस प्रकार से गुंडागर्दी और टॉर्चर कर रही है। क्या ये देश के अंदर संविधान का उल्लंघन नहीं है? इसके अलावा आपको पंजाब की एक और खबर बताता हूं। लैंड पूलिंग नाम की एक पंजाब के अंदर स्कीम चल रही है। इस स्कीम के अंदर क्या कुछ हो रहा है? इस स्कीम के अंदर पंजाब के किसानों को समझाया जा रहा है कि भाई तुम अपनी जो जमीन है वो हमको दे दो, हम उसके ऊपर बिल्डिंग बनाकर एक नया शहर बसाकर आपको बेच देंगे, फिर आप उसी जमीन का पैसा ले लेना, आप अपनी जमीन के ऊपर दफ्तर खोलना, चाहे आप मॉल बना लेना, वो आपका होगा, आप उससे खर्चा ले सकते हैं। तो अब पंजाब के जो किसान है वो इस लैंड पूलिंग स्कीम का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों को एक छोटा सा मीठा सा लॉलीपॉप दिया गया है, जिस लॉलीपॉप के अंदर जहर मिलाकर उनको दिया जा रहा है। अब पंजाब के किसानों ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया और सरकार यहां पर किसानों को पता क्या कहती है? ये आतंकवादी है, ये देश तोड़ने वाले हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये पंजाब के मुख्यमंत्री की भाषा है। पंजाब का मुख्यमंत्री इस प्रकार से बोले तो आप बताओ ये संविधान है? क्या संविधान का पालन हो रहा है? अब आपको अगली खबर बताते हैं। अगली खबर हमारी अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी, खालिस्तानी लीडरों के साथ जुड़ी हुई है। खबर जानकारी जो भी है आपके साथ साझी करते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पहले खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमेरिका से चिट्ठी लिखी जाती है। अमेरिका से जब ये चिट्ठी लिखी जाती है तो इसके बाद फिर भारत से इसके ऊपर ऐतराज जताया जाता है। भारतीय मीडिया कहता है कि झूठी चिट्ठी है। अब इसके 2 दिनों के बाद फिर खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद कर दिया जाता है। पन्नू ने डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद क्यों किया, इसके अंदर क्या बातें लिखी थी? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो खालिस्तानी लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू को चिट्ठी गई थी उसके अंदर यह लिखा गया था कि हम अमेरिका को फिर से अमीर बनाएंगे, ग्रेट बनाएंगे, दुश्मन देशों के ऊपर जो हमसे व्यापार नहीं करते या हमारे खिलाफ जा रहे हैं हम उनके ऊपर 500% तक टैरिफ लगाएंगे। अब यहाँ पर 9 जुलाई तक भारत और अमेरिका के बीच में एक डील होनी थी, लेकिन ये डील कई दिनों तक लटक चुकी थी। इस डील के अंदर क्या था कि जो जीएम फूड्स थे उनके ऊपर एक डील होनी थी कि अमेरिका के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, जो बीज है, उनको भारत की मार्केट के अंदर आने दिया जाए। लेकिन भारतीय सरकार ने, मोदी साहब ने इस बात को नहीं माना और इसके बाद अमेरिका ने गुस्से में आकर भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ तो लगा दिया, यहां तक सही था, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था को मुर्दा, डेड अर्थव्यवस्था, डेड इकोनॉमी कह देते हैं। इसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी एक भी रिएक्शन नहीं करते। अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया, इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री एक भी रिएक्शन नहीं करते। इसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन, इसके बाद राहुल गांधी इस बात को मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें बोली है वो बिल्कुल सही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था को मुर्दा, डेड इकोनॉमी कहा है, ये बातें बिल्कुल सही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये चीजें कर दी, इसके बाद फिर पन्नू की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया जाता है। अमेरिका की मुलाकात, या कह दे कि अमेरिका के अंदर खालिस्तानियों की इतनी पावर है या अमेरिका के राष्ट्रपति की खालिस्तानियों के साथ इतनी मित्रता है कि वो खालिस्तानियों को लेटर लिखते हैं, फिर खालिस्तानी उनको लेटर लिखते हैं। लेकिन गोदी मीडिया इसके बीच में चिल्लाता है। हमारा गोदी मीडिया आपको क्या दिखाता है, मैं आपको इसकी 2 उदाहरण बताता हूं। हमारा गोदी मीडिया आपको दिखाएगा इनके लंबे बाल है, इनके मुंह के ऊपर दाढ़ी है, इनका धर्म देखो, ये कौन से धर्म के लोग हैं, ये आतंकवादी है। सबसे पहले ये मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं, फिर ये सिखों को आतंकवादी कहते हैं, क्योंकि जो सिख हैं वो बार बार इस देश के अंदर अपना हक मांगते हैं, अपने संविधान की बात करते हैं, अपने हकों की बात करते हैं, इंसाफ मांगते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा उन हकों को दबा दिया जाता है, उनको इंसाफ नहीं मिलता है। लेकिन इस देश का जो सबसे सभ्य वर्ग है, जो सबसे सभ्य लोग हैं, वो है हिंदुत्वी पावर, ब्राह्मणवादी पावर। हिंदुत्वी और ब्राह्मणवादी पावर ने आम हिंदुओं को भी बदनाम कर दिया है। आरएसएस और नागपुर की शाखा के द्वारा ऐसे लोगों को सिखाकर विदेश के अंदर भेजा जाता है, फिर उनके एयरपोर्ट के ऊपर धमाका करवाया जाता है। इस आरएसएस नागपुर नाम की शाखा को 5 आई नेशन ने बैन कर रखा है। इसके बाद इंग्लैंड ने 3 दिन पहले ही भारत को 12 आतंकी देशों की लिस्ट के अंदर डाल दिया। क्यों डाला, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आरएसएस का एक बंदा इंग्लैंड के अंदर जाता है, इंग्लैंड की धरती के ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर जाकर कहता है कि वो प्लेन को बम से उड़ा देगा। पुलिस जब उसको पकड़ती तो अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है। अब इससे पता चलता है कि ये मुस्लिम होगा, लेकिन नहीं, लॉजिक तो सारा यहीं पर है। अब इस लड़के ने, ये खुद हिंदू धर्म से संबंधित था, देवी देवताओं को पूछता है, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर खड़े होकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाता है। इस बंदे का नाम मैं आपको जानबूझकर नहीं बता रहा हूं। जब पुलिस ने इस मामले की छानबीन की तो उन्होंने देखा कि यह हिंदू धर्म से संबंधित है। इसके नाम के पीछे कुमार लगता है। कुमार के बाद इसका जो पासपोर्ट है वो भी इंडियन है,
है, आधार कार्ड पैन कार्ड इंडियन है और उसके पास नागपुर की आरएसएस की एक आईडी मिली है। आरएसएस को आज से 6 महीने पहले ही इंग्लैंड के अंदर बैन कर दिया गया था, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जब ये चीजें होती है तो इसके बाद JCHR की एक रिपोर्ट छपती है इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड सरकार के द्वारा JCHR की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भारत को 12 आतंकी देशों की सूची के अंदर डाल दिया जाता है। भारत के अंदर आप लोगों ने शिवसेना का नाम सुना होगा। इसी शिवसेना के पंजाब के एक लीडर है, इसका नाम शायद कुछ है, इधर मैं आपको साइड में लिख दूंगा। इस लीडर ने क्या किया, इस लीडर ने यह बोल दिया कि साल 2030 के अंदर हम श्री दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के ऊपर कब्जा कर लेंगे और हरमंदिर साहिब को हरि का मंदिर बनाएंगे और इसके अंदर मूर्तियां लगा देंगे। जब इतनी बात पंजाब के लोगों को पता चली, पंजाब के अंदर निहंग सिख जथेबंदियां रहती है, उन सभी ने जाकर इसको पकड़ लिया। इसके अलावा एक और चीज है, आज की तारीख के अंदर नागपुर की जो शाखा है, आरएसएस की जो नागपुर शाखा है, उस शाखा के द्वारा गुरबाणी को और ऋग्वेद को आपस के अंदर जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके ऊपर पंजाब के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के एक प्रोफेसर है करमजीत सिंह, वाइस चांसलर है इनके करमजीत सिंह शायद, इन्होंने जाकर आरएसएस का मोहन भागवत के पैरों के नीचे गिर गए जाकर। मोहन भागवत को कहते हैं आप हमारे खुदा हो, हमने आपके कहने के मुताबिक लोगों के भले के लिए ऋग्वेद को और गुरबाणी को एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। वीडियो तो देख रहे हैं आप, लेकिन आपसे विनती करेंगे वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। अब सोचो, जो आरएसएस हमारी किताबों के अंदर मिलावट करती है, जिस आरएसएस का हमारे देश के इतिहास के अंदर आजादी के अंदर 1% भी योगदान नहीं, जिस आरएसएस ने अपने दफ्तर के ऊपर आज तक तिरंगा झंडा नहीं लहराया, उस आरएसएस को क्या जरूरत पड़ी है कि वो लोगों के भले की बात करेगी। आरएसएस चाहती है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए और भारत से सिखों और मुसलमानों को निकाल दे। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।